पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर बनाएंगे। देखो ये क्वेश्चन क्या था, 550 सेंटीमीटर क्यूब, 550 सेंटीमीटर क्यूब लोहा दे रखा था, ये इसका वॉल्यूम है, ठीक। और कुछ दिया हुआ था इसने, व्यास दे रखा है 1 सेंटीमीटर, व्यास यानी कि डायामीटर 1 सेंटीमीटर है। तो इसका रेडियस कितना निकल के आएगा, त्रिज्या इसका आधा हो गया, 1/2 कर लेते हैं हम ऐसे ही, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है ना। अब ये क्या है, तुम्हारा वॉल्यूम है, और वॉल्यूम किसका है, उसने बोला एक तार है, तार कुछ ऐसा ही बनेगा। ये इसकी लंबाई हम ले लेते हैं, यानी कि हम जब सिलेंडर में h लेते हैं तो वही है इसकी लंबाई, डायमीटर इसका 1 है, तो त्रिज्या आ रही है इसकी 1/2, ठीक है। आयतन इसका दे रखा है 550 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक सिलेंडर का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार यानी कि πr², और ऊंचाई हो गई h, या इसको लंबाई लिख लो l, मर्जी तुम्हारी। अब यहाँ पर हमें वॉल्यूम दे रखा है 550, पाई होता है 22/7, आर हमने निकाल दिया 1/2 गुणा h यानी कि हमने ऊंचाई कहें या लंबाई कहें वो हमने निकालनी है। तो इसको सॉल्व, ये सॉल्व नहीं हो रहा तुमसे, पाँच 550 इसको लेफ्ट में भेजो, 7/22 हो जाएगा, ये समझ में आ रहा ना, इधर जा कर के, और ये 4 हो जाएगा, नहीं आया समझ में। इससे काटोगे 2, 11, 11 से इसको काटोगे 50, तो ये कितना हो रहा है, ये हो गया 2, ये हो गया 7, और ये हो गया 50, 2 × 7 × 50, 7 × 14, 14 × 5 = 70, 700 सेंटीमीटर। हाँ तो उससे कर लो, तुम आर को 0.5 कर लो, दिक्कत क्या आ रही है। त्रिज्या 1/2 है, इसको तुम 0.5 सेंटीमीटर लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर तुम 0.5 रख लो, तो ये कितना आएगा, दोबारा से कर लेते हैं, रुको। लो अब उसी तरीके से कर लेते हैं, 550 बराबर 22/7 गुणा 0.5 का स्क्वायर गुणा h, 0.5 का स्क्वायर कितना है, 0.5 का स्क्वायर कितना होगा, भाई तुम्हें ये स्क्वायर नहीं, 0.5 का स्क्वायर का मतलब क्या हो, 0.5 गुणा 0.5, 5 × 5 = 25, 0.5 और 0.5 दो बार आएगा तो 0.25 नहीं आएगा, आएगा ना, 1/4 कह सकते हैं इसको हम। लेकिन ये है, क्योंकि इसको जब हम भिन्न में बदलेंगे तो ये 25/100 हो जाएगा, होगा ना। 0.25 को भिन्न में जब हम बदलेंगे तो 25/100 बदलेगा ना, ऊपर नीचे 100 से गुणा करके। इससे कट करोगे तो 1/4 आएगा, तो 4 नहीं हुआ ना, वो 1/4 हुआ हो। तो ये इसका आ गया 0.25, तो 22/7 गुणा 0.25 गुणा h। अब ये 0.25 यहाँ गुणा में है, यहाँ भाग में चला जाएगा, तो ये 550 बराबर इतना है। फिर से आगे सॉल्व करेंगे, कलर चेंज कर लेता हूँ। 550 गुणा, देखो ये 22/7 है, इधर उल्टा हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा, और इधर ये गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा, 0.25, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 11 दूना 22, 11 × 5 = 55, ये 50 हो गया, ठीक है। ये 0.25 है, और ये 50 × 7 × 2 आ रहा है, 50 × 7 × 2 बट्टे 0.25, दशमलव हटाओगे ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे भी 100 से गुणा करोगे, ऊपर भी 100 से गुणा करोगे, 25 से कट गया है 4 बार, तो कितना आ गया, 50 × 7 × 8,
इसको सॉल्व करके भी वही आना चाहिए, करके देख लेना इसको। अब मैं ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट कराता हूँ इसमें से। बन गया? नौ सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघला करके 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? टफ लग रहा है क्या? दूसरा देखें, अभी फिर बनाएंगे इसको। ये निकल जाएगा, इसको बनाओ फिर, तब तक उसको फिर बनाते हैं। ये तो निकल जाएगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अगर एक घन का आयतन 54 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की विमाओं वाले घनाभ के आयतन के बराबर है, तो घन की भुजा निकालिए। वह क्वेश्चन क्या कह रहा है? घन का आयतन है, घन का आयतन पता है तुम्हें कितना होता है? भुजा का क्यूब, ए क्यूब था ना, भुजा का क्यूब, और घनाभ का आयतन वही लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है ना, तो ये दोनों को बराबर रख देना है। हाँ, घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। घन का वॉल्यूम कितना होता है? ये बराबर घनाभ का वॉल्यूम बोल रहा है। घन का वॉल्यूम है ए का क्यूब यानी कि भुजा का क्यूब, इसका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, होता है ना। इसकी भुजा हमने निकालनी है, ये तो दे नहीं रखी है, भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए कह रहा है ना, तो ये तो हमने निकालनी है, लेकिन ये घनाभ की दे रखी है हमको, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। एक 54 है, ये 18 है और ये है 6। अब यहाँ से ए का मान नहीं निकल सकता है? क्यूब रूट निकालना आता होगा, घनमूल इसको बोलते हैं, घन जो ऊपर लिख रखा है। देखो ये हो गया वर्गमूल, इसको जानते होगे तुम। इसका मान कितना निकल के आता है? 6 हो गया। ये क्या हुआ? ये वर्गमूल 36 है और ये 2 बाहर है, तो ये 2 गुणा अंडर रूट 36 माना जाएगा। अंडर रूट 36 होता है 6, 6 को 2 से गुणा करोगे तो 12 निकल के आएगा। ठीक, फिर ये होता है, इसको बोलते हैं क्यूब रूट यानी कि घनमूल। ठीक, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, मैं वही बता रहा हूँ। देखो यह है 3 गुणा अंडर रूट ऑफ 8, या इसके अंदर कुछ सही वैल्यू लिख लेता हूँ जिसका अंडर रूट निकले, तो 4 कर लेते हैं चलो। ठीक, ये अलग चीज़ है। ये जो ऐसे बना रहता है ना, ये इसके अंदर अगर कुछ लिख रखा है तो वो 3 लिखा है तो घनमूल है, 2 तो नहीं लिखा रहता, ज़्यादातर नहीं भी लिखा रहेगा तो उसको वर्गमूल माना जाएगा। अगर खाली ऐसे बना हुआ है
तो भी ये वर्गमूल माना जाएगा। 3 लिख रखा है तो घनमूल माना जाता है। 4 लिखा है तो फोर्थ रूट कहते हैं उसको, वो सब नहीं आएगा यहाँ। तो 3 यहाँ पर लिख रखा है तो इसका मतलब क्या है, अगर हम 8 को तोड़ें तो कैसे टूटेगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते हैं। जैसे 36 का अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो हम इसको तोड़ लेंगे पहले, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इससे छोटे में नहीं टूट सकता है, ठीक है। 3 3 9 2 18 2 36। अब अगर हमको वर्गमूल निकालना है तो हम 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। ये 2 का 1 बन गया तो 2 बाहर आ गया। ये 2 3 है, 2 में से 1 3 बाहर आ गया, मतलब 2 में से 1 ही आएगा बाहर, तो ये निकल के आ गया 6। जब घनमूल निकालना है तो 3 3 का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पर 2 8 को तोड़ा हमने, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना आ गया, घनमूल के बाहर निकलेगा जब ये, तो ये निकल के आ जाएगा 2, सिर्फ 2, ठीक है। और ये अलग चीज़ है, ये स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, लेकिन 3 से गुणा है। ये है 3 गुणा 4 का 2 होता है, तो ये 6। इस तरीके से ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक। अब यहाँ पर तुम्हें घनमूल निकालना है तो घनमूल निकालने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, फैक्टर निकाल के इसको तोड़ो। पहले गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुणा करोगे फिर से तोड़ने में वही दिक्कत रहेगी, तो पहले तोड़ लो इसको। तो पहले कैसे तोड़ोगे, 54 को तोड़ो तो कितने में टूटेगा। इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड वाली विधि। अगर तुमने निकालना पड़ा होगा वर्गमूल, तो वर्गमूल की बहुत सारी विधियाँ होती निकालने की, ऐसी घनमूल है। घनमूल निकालने के लिए भी सबसे बेस्ट मेथड है अभाज्य गुणनखंड वाली। तो इसको 54 को तोड़ो, क्या होता है, कितना गुणा कितना 54 होता है, वह 9 का 54 होता है कि नहीं। अब उसको फिर से तोड़ोगे, क्योंकि 9 और 6 यहाँ पर मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ यारों को। सेलेक्ट, कहाँ गया, देखो 54 गुणा 18 गुणा 6। सबसे पहले हम 54 को तोड़ेंगे। 9 गुणा 6 होता है 54, होता है ना, सबको पता है। लेकिन क्या 9 और 6 और छोटे में टूट सकता है? अब इससे भी छोटा कुछ हो सकता है 9 और 6 से नीचे अगर हम तोड़ना चाहें तो। 9 को हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, और 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब इससे छोटा नहीं टूटेगा ये। तो इनको ऐसे में तोड़ना है जो सबसे छोटे हों, इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्योंकि अब इससे ज़्यादा, इससे छोटा हम इसको कर नहीं सकते हैं, समझ रहे हो। तो 54 का क्या टूट के बना, 3 गुणा 2 गुणा 3 बन गया। 18 का, ये तो छोटा सा ही, 9 2 18 होता है, 3 3 9 होता है, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 3 कर लो, 3 3 9 2 18। और 6 का 2 गुणा 3 है ना। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है तुमने, अब ये सब घनमूल के अंदर थे, क्या क्या था, 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, ये था सारा। अब घनमूल हमने निकालना है। अगर हमने वर्गमूल निकालना होता तो 2 2 का जोड़ा बनाते, घनमूल निकालना तो 3 का बनेगा। यानी कि जैसे, अब यहाँ पर मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ एक बार, 1 2 3, इन 3 में से 1 3 बाहर आएगा, ठीक है। उसके बाद 1 2 3, इसमें से भी 1 3 बाहर आएगा। अब 2 है, 1 2, रुको 1 मिनट, हाँ क्यों नहीं हो रहा बैक, ठीक है, ऐसे थोड़ा दूसरे तरीके से करते हैं। ये 2 है, ये 2 है, और ये 2 है, 3 2 हैं, तो ये 2 बाहर आ गया। 3 3 9 2 18, तो इसका घनमूल निकल के आया 18, यानी कि ए का मान निकल के आ जाएगा 18, ठीक है। ये देखो कहाँ है, पहला ऑप्शन है। अब तुम इसका घनमूल अगर उसमें निकालोगे, कैलकुलेटर से भी निकालोगे ना, तो पहले तुम इसको गुणा करके करोगे, फिर उससे निकालोगे वापस से, कोई फ़ायदा ना है। बड़ी संख्या बन जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगा तोड़ने में। तो टूटा हुआ ही है तो सीधे ही तोड़ लो वहीं से।
क्यूब रूट निकालने के लिए है, घनमूल निकालने के लिए। घन और घनमूल एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जैसे वर्ग और वर्गमूल होते हैं। जैसे मैंने 5 को 5 से गुणा किया तो क्या आगे उसको हम लिखेंगे 5 का वर्ग, वो होता है 25। अगर मैं 25 का वर्गमूल निकालूंगा तो वो निकल के आएगा 5। अगर मैंने 2 गुणा 2 गुणा 2 किया तो उसको मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, 2 का घन, वो होता है 8। अगर मैं 8 का घनमूल निकालूंगा तो वो 2 निकल के आएगा। इस तरीके से होता है। जैसे 3 का क्यूब कितना होगा? भाई 3 3 9 3 27 29 कैसे आएगा ये बता हैं? 27। और अगर मैं पूछ रहा हूँ कि 27 का घनमूल कितना होगा तो वो 3 निकल के आएगा ना। तुम तोड़ोगे पहले 27 को तो ऐसे टूटेगा 3 गुणा 3 गुणा 3। उस 3 जो जोड़ा बन रहा है तीनों का, उसमें से एक 3 बाहर आ गया तो सिर्फ 3 रहेगा। ये बनाओ फिर अब 9 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघला करके 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? बनेगा कैसे बनेगा ये बताओ, थोड़ा सा आइडिया बताओ, बनता रहेगा फिर तो। अच्छा, अगर मैं किसी चीज़ को पिघला रहा हूँ ना तो उसका आकार तो बदल जाएगा, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो बदलेगी नहीं, फिक्स रहेगी। क्या चीज़ होगी वो? कुछ आइडिया? जैसे एक लोहे का गोला बना हुआ है, उस गोले को मैंने पिघलाया, ठीक है? हैं? भार नहीं, भार भी कह सकते हो क्योंकि भार भी सेम ही रहेगा, लेकिन भार से थोड़ा सा एक और छोटी चीज़ है। भार क्या होता है? उस पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है m/g, वो m जो है मास, हमें यहाँ मास का तो कुछ पता है नहीं ना, शेप के हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं। हमने जो 3 चीज़ें पढ़ी हैं उन तीनों में से, यानी कि वॉल्यूम, देखो आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, 3 हमने निकाले, हर टाइप के शेप के लिए निकाले हैं। तो ये तीनों में से कौन सी ऐसी चीज़ रहेगी जो पिघलने के बाद भी सेम रहेगी? आयतन। भाई आयतन का मतलब क्या है कि कोई जो चीज़ है वो कितना जगह घेर रही है ना, वो उसका आकार बदल जाएगा लेकिन उसका आयतन फिर भी सेम रहेगा। समझ पा रहे हो? अब ये कह क्या रहा है, 9 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघला रखा है। ठीक है, घनाभ हमें पता है, कुछ कुछ ऐसा दिखता है। हिडन वाले नहीं बना रहा हूँ मैं इसमें। 9 × 6 × 6 ये है घनाभ। अब इसका आयतन कितना निकलेगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 9 × 6 × 6, ठीक।
गुणा नहीं कर रहा हूँ, ऐसे छोड़ देता हूँ इसको। ये घनाभ का आयतन हो गया। अगर इसको मैं पिघला करके घन बना रहा हूँ और घन की भुजा है 3 सेंटीमीटर, तो उस घन का आयतन कितना रहेगा? घन का आयतन का मैंने फॉर्मूला बताया था अभी। इसको मैं V1 लिख लेता हूँ, इसको मैं V2 लिख लेता हूँ। भुजा का क्यूब बताया तो था, भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 27 अभी निकाला था थोड़ी देर पहले। सत्ताईस आएगा। 27 नहीं भी लिख रहे हो तो हम इसको 3 गुणा 3 गुणा 3 कर लेते हैं, क्योंकि काटने में आसानी रहेगी। अभी देखो 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक हो गया। अब कितने बनेंगे? तो ये जो घनाभ है ना, इसके आयतन को जब हम इस घन के आयतन से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने हमारे पास घन बन के आ रहे हैं टोटल। ठीक है, तो घनों की, ये घनों की संख्या ये हो जाएगा V1 बट्टे V2, और यह 9 गुणा 6 गुणा 6 बट्टे 3 गुणा 3 गुणा 3। अब ये कट जाएगा, 3 से कट रहा है 9 3, फिर ये 3 से ये वाला 3 गया, इससे 2 बार कट गया, तो ये 12 निकल के आएगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो पूछो, और कहाँ पर नहीं आ रहा है ये बताओ, क्योंकि जो 3-4 हमने फॉर्मूले लिख रखे हैं गिन के, बस उनका ही इस्तेमाल होना है। ये समझ नहीं आया क्या क्वेश्चन? चलो थोड़ा अगला ही बनाते हैं डायरेक्ट। ये तो निकल जाएगा, ये तो मैंने सही से बता रखा है तुमको। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता इतने मीटर क्यूब है, टैंक के आधार का व्यास। अच्छा, ये जो क्षमता दे रखी है इतना मीटर क्यूब में दिया है, तो यहाँ से तुम्हें कुछ चीज़ समझ में आ रही होगी। ये भी आयतन दे रखा है इसका, ठीक है। तो अगर टैंक के आधार का व्यास दे रखा है 28 मीटर, तो टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए। हाँ, वही ऊंचाई गहराई सब बराबर ही है। ये टैंक है, ठीक है। टैंक की क्षमता का मतलब इतना, इसके अंदर पानी या जो भी चीज़ भर रहे हैं इतना आ सकता है, 6160 मीटर क्यूब। टैंक के आधार का व्यास, ये वाला चीज़ तुम्हें दे रखी है।
28 मीटर। कैसे निकालोगे वो बता दो, फिर मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, नहीं तो फिर ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसका आर निकल के आ जाएगा तुम्हारा 14। ठीक है, वॉल्यूम बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तुम्हें दे रखा है 6160 वॉल्यूम का मान, पाई की जगह 22/7, आर की जगह पर 14 गुणा 14 गुणा एच। ठीक है, ये एच हमने निकालना है यहाँ से, तो ये हो गया 6160 गुणा 7 बट्टे में चला जाएगा 22 गुणा 14 गुणा 14, ये बराबर एच। अब इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वही इस टैंक की गहराई होगी। आंसर छोटा ही दे रखा है तो मतलब कट जा रहा होगा, ये करके देख लेते हैं। हाँ 10 आएगा। यानी कि बी वाला ऑप्शन। देखो एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 2020 का है, सेकंड शिफ्ट का। तो ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन सब जगह टफ ही आते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है आसान भी आ जाते हैं। ये सारे कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई तुमको छोटा मोटा देखने को मिलेगा, क्योंकि फालतू के क्वेश्चन करके क्या फ़ायदा। ये आरआरबी जेई का है क्वेश्चन 2019 का। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन जेई देख के कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्वेश्चन आसान है। एक बेलन के ऊपर लगाए गए एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि दोनों की त्रिज्या समान है और बेलन की ऊंचाई इसकी त्रिज्या की दुगनी है। पहले तो क्वेश्चन समझ लो कह क्या रहा है वो। एक बेलन के ऊपर लगाए गए अर्धगोले का, बेलन ऐसा होता है, ठीक, इसके ऊपर अर्धगोला लगा दिया यहाँ पर ऐसे, ये बेलन है और ये अर्धगोला हो गया। ठीक है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जबकि दोनों की त्रिज्या इसके ऊपर लगा रखा है तो इसकी त्रिज्या भी आर है, इसकी भी आर ही है, ऊंचाई इसकी है एच, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई त्रिज्या की दुगनी हो, यानी कि एच बराबर हमको 2r दे रखा है, त्रिज्या की दुगनी होनी चाहिए ऊंचाई। ठीक है, तो इससे निकल जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहर का जो पूरा क्षेत्रफल दिख रहा है इसका, ये वाला अगर हम देखें बेलन का, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का कितना था, फिर इसका सी ऐसे देखो, और फिर ये क्षेत्रफल देखो, बेलन का सी ऐसे कैसे निकलता है 2πRh। ठीक है, तो सिलेंडर का निकल के आएगा 2πRh, एच की जगह पर हमको 2r दे रखा है, 2πr गुणा 2r, तो कितना हो गया 4πr²। ये तो सिलेंडर का निकला। अर्धगोले का बच गया, पूरे गोले का होता है 4πr², अर्धगोले का होता है 2πr²। लेकिन वहाँ हमने 3πr² क्यों लिखा है, क्योंकि हमने वो संपूर्ण पृष्ठ का नीचे वो ऐड किया है। अभी हम बाहर का इतना देख रहे हैं एरिया, देखो ये वाला निकल जाएगा, फिर इसका निकल गया इधर वाला, फिर ये नीचे का प्लेन, समझ पा रहे हो, इतना ही तो निकालना है। इसका सी ऐसे होता है 2πr², अर्धगोला हेमीस्फेयर। टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अच्छा
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका एरिया निकल के आ जाएगा आधार का, ये तो गोला वृत्त टाइप का ही है तो पाई आर स्क्वायर ही निकलेगा इसका क्षेत्रफल। अब सबको जोड़ दो, टोटल 4 पाई आर स्क्वायर धन 2 पाई आर स्क्वायर 6 पाई आर स्क्वायर धन 1 पाई आर स्क्वायर 7 पाई आर स्क्वायर। समझे? सी वाला ऑप्शन। कुछ नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस खाली तुम्हें चीज़ें कन्फर्म क्लियर होनी चाहिए कि पूछ क्या रहा है। कुल पृष्ठ का मतलब हुआ, अगर खाली वक्र पृष्ठ पूछता तो हम ये नीचे वाले को नहीं लेते, केवल इतना लेते, और ये ऊपर क्योंकि ये भी वक्र ही है तो इसको भी लेते। लेकिन तो कुल का मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। टीएसए पूछ रखा है तो टीएसए में हम ये भी लेंगे, इसका भी लेंगे, और जो बेस है इसका आधार इसको भी लेंगे। इसका निकालो फिर अभी, ये तो वैसी है जैसे भी बनाया था क्वेश्चन। कैसे बनाओगे बस उसका तरीका बता दो। 42 सेंटीमीटर व्यास के ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और एक तार बनाया जाता है जिसका व्यास 7 मिलीमीटर होता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो जहाँ पर भी पिघलाने का या आकार बदलने वाली चीज़ें आ रही होंगी तो वहाँ पर आयतन सेम रखते हैं उसका, ठीक है। तो 42 सेंटीमीटर व्यास का गोला है, धातु का गोला मतलब ऐसा, इससे तार बन रहा है, तो तार होता है सिलेंडर के शेप का, ठीक। तो ये गोले का व्यास दे रखा 42 सेंटीमीटर, तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 21 सेंटीमीटर। तार का व्यास दे रखा है 7 मिलीमीटर। यहाँ पर यूनिट अलग अलग हैं, बस इतना, और यहाँ मीटर और सेंटीमीटर में है, ठीक है नहीं। तो सेंटीमीटर को मीटर में, मिलीमीटर को मीटर में बदलना आता है। तो कितना होता है 1 मीटर में कितने मिलीमीटर? 1000 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर? 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में 1/1000, 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/10⁻3, और 1/10⁻³ होता है 10⁻³ ये भी पता होगा, इतना मीटर। देखो 10⁻² लिखा है तो इसका मतलब है 10 × 10। 10⁻−2 लिखा है तो इसका मतलब है 1/10⁻²। पहले तो ये है, यानी कि 1/10 × 10। तो ऐसे यहाँ पर ठीक उल्टा हो रहा है, 10⁻³ है तो ऊपर आके -3 हो जाएगा, माइनस वाला नीचे जाके प्लस हो जाता है, प्लस वाला ऊपर आके माइनस हो जाएगा। तो 10⁻³ मीटर। सेंटीमीटर को बदलोगे तो सेंटीमीटर को कैसे बदलोगे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100, यानी कि 1/100 यानी कि 10⁻−2 मीटर। तो ये सब मीटर में चेंज हो गए हैं। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो तुम जैसे कर रहे हो वैसे करके देख लो, दशमलव में आएगा वो, उसमें कैलकुलेशन टफ हो जाती है, थोड़ा सा बात ये है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, ये जो ऐसे करके लिख रहे हैं इनको बोलते हैं इंजीनियरिंग नोटेशन। ये पावर में घात बना के जब लिखते हैं, जैसे 10 की घात में ये है या 10 की घात में माइनस में जा रहा है। अब मैं इसको अगर एक ये लिखूँ 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर, चल जाएगा ये भी, है ना। तो 21 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 21 से इसको गुणा करेंगे तो 0.21 आ जाएगा। तुम दशमलव में चेंज करके कर लो, मर्जी तुम्हारी, बस आंसर निकलने से मतलब है। तो 42 सेंटीमीटर व्यास की ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और एक तार बनाया जाता है। अब इसको हम पिघला रहे हैं तो इसका आयतन सेम रहना है। पिघलाएंगे तो इसका पहले आयतन देखते हैं गोले का क्या होता है, 4/3
थर्ड पाई आर, यही होता है आयतन। तो इसको हम 4/3 गुणा पाई 22/7 गुणा आर 21 का क्यूब। ठीक है, अब ये 21 सेंटीमीटर में है तो इसको मैं मीटर में यहीं पे बदल देता हूँ, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो 0.21 लिखूँ या 21 गुणा 10⁻⁻² लिखूँ, चल जाएगा ना। अभी हमने करा हुआ है इसको, पूरा ये ब्रैकेट के अंदर ही आएगा, ये बाहर में लिख देना। इक्कीस गुणा 10⁻² का मतलब वही हुआ 0.21। 0.21 का क्यूब ही किया हुआ। अब इसे सॉल्व करने में आसान रहता है, अभी पता चलेगा तुम्हें कैसे। कितना इसका वॉल्यूम आएगा गोले का, इसका वॉल्यूम क्या होगा πr² इंटू एच, बेलन का πr² इंटू एच। पाई हमें 22/7 पता है, आर हमें दे रखा है। वैसे इसमें हम पाई का मान नहीं भी रखते ना तो ये बाद में कट जाएगा दोनों तरफ, अभी पता चल जाएगा तुम्हें। 22/7 लिख दिया तो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। r², आर है तुम्हारा 7 मिलीमीटर, यानी कि 7 गुणा 10⁻³ मीटर। इसका क्यूब नहीं, क्यूब नहीं, स्क्वायर। गुणा एच या एल जिसे हम बोल रहे हैं, लंबाई हमने निकालनी है। यहाँ तक समझ में आ रही चीज़ें? नहीं आ रही है? गोले का आयतन निकालोगे इससे, ठीक है। मैंने सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया यहीं से, इसका मिलीमीटर भी मैंने मीटर में बदल दिया है। तुम अपने हिसाब से अगर दशमलव करके करना चाह रहे हो तुम वैसे भी कर लो। जैसे तुम इसको अगर 21 गुणा 10⁻² लिख रखा है ना मैंने, -2, इसको ऐसे नहीं लिखोगे तो 0.21 आ जाएगा ये। भाई 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, 21 सेंटीमीटर में 21/100 मीटर, तो यानी कि 0.21 मीटर। तो ये जो चीज़ मैंने लिख रखी है इतनी पूरी है, 0.21 ही है। समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा तो मैं वैसे लिख देता हूँ, छोड़ो, ज़्यादा बेटर उसी में है। अब तो ठीक है, 0.21 का क्यूब, और ये हो गया हमारा 0.007। इसका स्क्वायर गुणा ऊंचाई, सब मीटर में है। अब ये भी मीटर में आ गया, ये भी मीटर में है, ठीक। अब तो समझ में आया। अब इसको दोनों को बराबर करना है, तो ये मैं मिटा देता हूँ इधर वाला। तो ये कितना है, 4/3 गुणा 22/7 गुणा 0.21 का क्यूब बराबर इसका वॉल्यूम πr² एच 22/7 गुणा 0.007 का स्क्वायर गुणा एच, ठीक है। इससे ये कट जाएगा। अब सॉल्व कर लो इसको, तो 4/3 गुणा 0.21 गुणा 0.21 गुणा 0.21 बराबर 0.007 गुणा 0.007 गुणा एच, ठीक। यहाँ से हमने एच का मान निकालना है, बस निकलेगा नहीं निकलेगा, सॉल्व भी तो करना है, फिर मेन चीज़ तो यही है।
ये सब गुणा में है तो यहाँ भाग में चले जाएंगे ना ये। तो 4/3 तो है ही, साथ में 0.21, 0.21 और 0.21 है, नीचे है 0.007, ठीक। अब इसको निकालो, सॉल्व करो, ऊपर देखो 2 2 4 2 6, 6 इसमें अंक हैं दशमलव के बाद। तो मैं अगर इसको 10 की घात 6 से गुणा कर दूंगा तो सही हो जाएगा मामला, नहीं होगा तो रुको फिर ऐसे कर लो। इसकी मैं दशमलव हटाने के लिए क्या करूं, ये तो बहुत सारे दशमलव आगे हैं, क्या किया जाए अब ये बताओ। देखो ऊपर अगर मैं 100 से गुणा करूंगा तो इसके तो हट जाएंगे, हटेंगे ना। अगर मैं 21 से 0.21 से 100 को गुणा करूंगा तो 21 आ जाएगा ये। फिर इसको भी मैं 100 से गुणा करूंगा फिर से 21 आ जाएगा, इसको भी मैं 100 से गुणा करूंगा तो फिर से 21 आ जाएगा, यानी कि 3 बार मैंने 100 से गुणा करना है ऊपर, समझ रहे हो। तो 4/3 तो ऐसे लिख देते हैं, ऊपर 21 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100। अब केवल ऊपर ही 100 से थोड़ी गुणा करूँगा, नीचे भी करना पड़ेगा तभी बराबर होगा। तो ये तो आ गया तुम्हारा दशमलव, या ऐसे कर लो, यहाँ पर तो दशमलव ही आएगा अभी, 0.07 गुणा 0.007 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100। अभी ठीक है। देखो ऊपर नीचे इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि 3 बार 100 ऊपर लिखा है, 3 बार नीचे लिखा है, कट के कुछ बराबर हो जाना है। लेकिन जब हम इससे गुणा करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन बन रही है ना, ये आसान हो जाएगी। और ये कैसे आसान हो जाएगी, तुमको दशमलव के गुणा भाग तो आते होंगे यार, ये भी नहीं आते हैं क्या। तो ये 100 से इसको गुणा करेंगे 21 को, तो ये देखो इसको ऐसे लिख दो 4/3। इस 100 से इस 0.21 को गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा ना, ये 21, अगला भी 21, उसके बाद भी 21, ठीक। नीचे जो है देखो ये 100 गुणा 100 गुणा 100, यानी कि 1 के आगे 6 जीरो बन गए, और ये दशमलव के बाद टोटल 6 अंक हैं, 3 इसमें 3 इसमें, तो इनके दशमलव भी गायब हो जाएंगे, समझ रहे हो। ये 7 गुणा 7 आ जाएगा, ठीक है ना भाई। 2 जीरो तो यहाँ पर 0.7 बचेगा, फिर 2 जीरो, फिर 0.7 बचेगा, 7 गुणा 7 49, तो 0.49 हो गया। फिर इसके 2 जीरो से उसको करोगे तो 49 आ जाएगा, तो वही लिख दिया मैंने शॉर्ट में। तो 7 तियान 21, 7 तियान 21, ठीक है। और 3 से 3 कट गया 1, तो देखो 21 गुणा 3, 21 गुणा ये 4 बच रहा है शुरू का 4, और ये 3 भी बच रहा है, तो कितना आ रहा है सॉल्व करके देखो। अब 4 3 12, 12 को 21 से गुणा कर लो, तो ये तो 12 और 12 दूना 24, यानी कि 2 4 1 5 और 2, ऐसे कुछ दिख रहा है मेरे को, तो गलत जैसा क्यों आ रहा है फिर ये। 21 गुणा 7 गुणा 7, लंबाई तो निकालनी है शायद, हाँ सही किया हमने यहाँ पर। 4/3 0.21 0.21 0.21, पाई से पाई कट गया, पाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब और पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट गया 4/3, ये हो गया तुम्हारा 21 सेंटीमीटर, ठीक है 21 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, और ये है 7 मिलीमीटर, 0.007 का स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक है, इधर भेज दिया। इसको हमने 1 के आगे 6 जीरो, तो 21 गुणा 21 गुणा 21, 7 तियान 21, 7 तियान 21, 3 गुणा 3, 3 से 3 कट गया, तो 21 तियान 63, 63 गुणा 4। कुछ गड़बड़ जैसा आ रहा है इसका, देखते हैं एक बार, रुको। इक्कीस 12, 21 को 12 से गुणा करके इतना ही आ रहा है क्या यार, 12.120, हाँ ऐसे कुछ आएगा हैं। ये 252 ही आ रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या गलती कर दी फिर। 42 सेंटीमीटर व्यास की ठोस धातु के गोले को पिघलाया जा रहा है, 42 सेंटीमीटर का हमने आधा लिया, 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 4/3 पाई आर क्यूब होता है इसका, 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह पर ये आ गया है 0.21 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया हमने, ठीक है।
और तार बनाया जाता है, इसका व्यास है 7 मिलीमीटर, 0.007 इतना मीटर, इसका स्क्वायर है पाई आर स्क्वायर एच। बनेगा ऐसे ही यार, ये कहीं पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया लग रहा है। तुम अगला वाला बनाओ, तब तक मैं इसको यहीं पर देखता हूँ। ये तो आसान है। आधार की त्रिज्या है 70 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दे रखी है 240 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है शंकु का। वो जो मैं कहता ना राइट सर्कुलर कोन, वो होता है लंब वृत्तीय शंकु, लंब वृत्तीय बोलते हैं हिंदी में। आधार की त्रिज्या 70 है और ऊंचाई है 240 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ का मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है, तुमने खाली उसका मान निकालना है इतना वैसे। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तब तक कि गोला जो है गड़बड़ा कहाँ गया है। 42 सेंटीमीटर व्यास की ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है। तार का व्यास 7 मिलीमीटर है। हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ कर दी हमने। वो तार का व्यास है 7 मिलीमीटर, ठीक है। तो हमने यहाँ देखो आर की जगह पर 7 लिख दिया है, समझे। पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो यहाँ पर जो है ये व्यास दे रखा है 7 मिलीमीटर, ये डी दे रखा है। तो हमने पहले इसका त्रिज्या निकालनी है, तो 7/2 मिलीमीटर हुआ, यानी कि 3.5 मिलीमीटर है ना। तो 3.5 मिलीमीटर। अब इसको यहाँ बदलेंगे तो हम कितना निकल के आएगा, 3.5 गुणा 10 की घात -3। तो ये 3 और आ जाएगा, 1 2 3, यानी कि दशमलव के बाद 0035 आएगा, 0.0035। ये 1008 आ रहा है। वो उसका आधा हो जाएगा, बस उतनी गलती थी। वो 7 के बजाय 0.0035 आ जाएगा।
हो गया, टाइम भी होने वाला है शायद, अभी 1 बजने वाला है तुम्हारा। हाफ के बाद आने वाले हो तो फिर ये क्वेश्चन देख लो जल्दी जल्दी से, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ तुमको, अगर समझ में आ पा रहे हैं तो। आधार की त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रखा है, वहाँ से निकल जाएगा, सारे मान इसमें दिए हुए हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे यार, क्या बताएं फिर। अब एक जो अगला होगा उसमें सॉल्व कराने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत नहीं हो सकते ख़त्म इतनी जल्दी। इसमें जो है शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल दे रखी है, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसका आयतन निकालना है, आधार का क्षेत्रफल गुणा तिर्यक ऊंचाई गुणा ऊंचाई, सॉरी, तो एच निकलेगा पहले, क्योंकि इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है और क्षेत्रफल वगैरह दे रखा आधार का। आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या होता है इसका, शंकु का आधार एक वृत्त का जैसा होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 144 पाई, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर बराबर 144, आर बराबर 12 आ जाएगा, तो त्रिज्या उसकी 12 निकल के आ गई, तिर्यक ऊंचाई उसकी 13 निकल के आ गई है, वो दे ही रखी है उसने। और आयतन क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, तो वो एच हाइट हमको निकालनी पड़ेगी, हाइट निकलेगी तिर्यक ऊंचाई और इस जो नीचे का बेस है उसमें पाइथागोरस की थ्योरम लगा के। ये लिख लिया तुमने, आर दे रखा है, आर यहाँ से निकल के आ जाएगा ना, तुम्हें समझ में आ रहा है इतना मैं क्या कह रहा हूँ। आधार का क्षेत्रफल दिया, आधार होता है इसका वृत्त का जैसा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और ये दे रखा है 144 पाई, तो यहाँ से आर की वैल्यू 12 निकल के आ जाएगी, आर हो गया 12, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है तुमको 13। अब ये तुमने ये वाली ऊंचाई निकालनी है एच, इसमें दो ऊंचाइयाँ होती है ना, एक तिर्यक ऊंचाई होती है, ये वाली ऊंचाई होती है, ये ऊंचाई निकलती है पाइथागोरस की प्रमेय लगा के, जो हमने पढ़ा था उसमें, जो एल का मान था, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये अगर इसका स्क्वायर करोगे 13 का स्क्वायर तो आ जाएगा 169, और 12 का स्क्वायर 144, बचेगा 25, इसका अंडर रूट निकालोगे तो 5, तो ये वाली ऊंचाई आ जाएगी 5। अब ये निकल के आ गया, बेस तुम्हें दे रखा है, ऊंचाई तुम्हें दे रखी है पाई आर स्क्वायर एच बट्टे 3, उसको लगाओगे आंसर पाई में ही दे रखा है, तो पाई का मान भी नहीं रखना है, पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 3, पाई की जगह ऐसी रहने दो। आर कितना हो गया तुम्हारा, आर है यहाँ पर 12 है, 12 गुणा 5 बट्टे 3, इतना पाई यहाँ से निकाल के आ जाएगा, 3 चौके 12, 4 पंचे 20, और 12 गुणा 20 240 पाई सी। समझ में नहीं आ रहा है लग रहा है मुझे, अब बंद कर देते हैं इसको, या पढ़ाना है भी कंटिन्यूसली। हाफ के बाद आओगे, नहीं आओगे, ठीक है फिर, थैंक यू क्लास। अगर बचे हुए क्वेश्चन कल को आओगे तो उसमें करा देंगे, नहीं तो उसमें SICI सोच रखी थी मैंने, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, बस वही है एक और।